जो प्रॉपर्टीज होती हैं लाइट की, उनको आप स्टडी करते हो। इन फिजिकल ऑप्टिक्स वो स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइट। मतलब जो हमारी लाइट हमें जो नजर आती है, इसमें रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, डायफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, ये सब चीजें। और हम पढ़ेंगे इनमें। जो सबसे पहली चीज आप देखोगे, लाइट क्या है? लाइट उसमें एनर्जी की फॉर्म है जो सेंसेशन ऑफ विजन प्रोड्यूस करता है। मतलब लाइट की मदद से हम चीजों को देख सकते हैं। ठीक है जी। बड़ा सिंपल सा, इजी सा, आसान सा कॉन्सेप्ट है ये, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। लाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं रे के जरिए, रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट याद रखिएगा, किसी भी प्लेन फ्रंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, किसी भी प्लेन फ्रंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। ये जो लाइन मैंने बोली है, ये आपकी बकायदा एक एमसीक्यू की लाइन है। ठीक है जी। अब यहाँ पर प्लेन फ्रंट या वेव फ्रंट किसे कहते हैं? वेव फ्रंट असल में उन पॉइंट्स के कलेक्शन को कहते हैं हम, जिनका फेज एंगल सेम होता है। कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स अराउंड अ सोर्स ऑफ लाइट whose phase angle is same या कांस्टेंट या इक्वल होता है टू ईच अदर, उसे हम कहते हैं वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट जो है दो किस्म के होते हैं, एक प्लेन वेव फ्रंट होता है, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है। अच्छा, ये सारी बातें आपकी बुक की बातें हैं, ठीक है, दे आर आल्सो रिटन इन द बुक, लेकिन ऑब्वियसली एमसीक्यू में ये चीजें आ सकती हैं, दैट्स व्हाई मैं इनको यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें जो आपके पास स्फेरिकल वेव फ्रंट है, ये जब भी आप क्लोज टू द सोर्स की बात करोगे तो जो वेव फ्रंट होगा वो स्फेरिकल कहलाएगा, क्लोज टू द सोर्स। जिससे ये आप डायग्राम देख सकते हो, ये पहली डायग्राम, डायग्राम नंबर इसको मैं 1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, फिर डायग्राम नंबर 2। डायग्राम नंबर 1 और 2 दोनों को आप देख सकते हो। हमने सर्कल शो किए। अच्छा, यहाँ सर्कल शो हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये स्फेरिकल बॉल्स होते हैं। किसी भी सोर्स से जब लाइट बाहर आती है, चाहे सन है चाहे लाइट बल्ब है, स्फेरिकल बॉल्स की शक्ल में बाहर आती है। यहाँ पे 2D डायग्राम है, हमें सर्कल से शो करना पड़ता है, लेकिन ये सफियर है, सफियर जैसा फुटबॉल होता है, जैसा ग्लोब होता है। आप यूं समझ लो कि एक फुटबॉल है, उसके बाहर एक और फुटबॉल आ गया, उसके बाहर एक और हो गया, जैसा बैलून्स होते हैं। आप कभी ईद के मौके पे एक जमाने में होता था, पता नहीं अब होता है कि नहीं होता, कि बैलून के अंदर बैलून के अंदर बैलून के अंदर बैलून होता है, बिल्कुल सीधा। वो स्फेरिकल बॉल्स होते हैं, वो बाहर निकलते हैं, वो लाइट्स के वेव फ्रंट कहलाते हैं। क्लोज टू द सोर्स वो स्फेरिकल शेप में होते हैं, और बहुत लार्ज फासले पे जाके वो प्लेन बन जाते हैं। इसका मतलब है सन से जो वेव फ्रंट हमारी अर्थ पे आके हमसे स्ट्राइक करता है, वो प्लेन वेव फ्रंट है। तो वेव फ्रंट जो है आपके सन का, जो जमीन तक आ रहा है, वो प्लेन वेव फ्रंट होता है। तो ये दो टाइप्स हो गई, एक स्फेरिकल हो गया, एक प्लेन हो गया। ठीक है जी। दूसरी बात, इसके अंदर आपके पास आ जाएगा रे ऑफ लाइट आ गया, नॉर्मल टू द वेव फ्रंट, ये मैं बता चुका हूं अभी अभी आपको। ये 3-4 बातें इसके अंदर अहम जो पढ़ने वाली हैं। बाकी आपके पास ये पहली डेफिनेशन जो अंडरलाइन हो रही है, पॉइंट्स जो सेम फेज रखती हैं उनको वेव फ्रंट कहते हैं। ये 3-4 बातें हैं इसके अंदर ऑब्जेक्टिव की जो याद करने वाली हैं। अब देखें, ये डायग्राम से हमने शो करने की कोशिश की है कि वेव फ्रंट कहते किसे। ये अगर आपके पास एक वेव है जिसमें क्रेस्ट एंड ट्रफ जा रहे हैं, तो जितने क्रेस्ट के ऊपर पॉइंट्स हैं सारे ये वेव फ्रंट है। ये दूसरा क्रैश दूसरा वेव फ्रंट है, तीसरा क्रैश तीसरा वेव फ्रंट है। इसका मतलब है एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट के दरमियान जो डिस्टेंस होगा ना, वो लैम्डा होगा। यानी ये डिस्टेंस लैम्डा है, ये डिस्टेंस भी लैम्डा है, ये डिस्टेंस भी लैम्डा है। ये तीन डिस्टेंस, एक दो तीन वेव फ्रंट बनाए हैं, तो ये इनका जो डिस्टेंस है ये वाला, ये लैम्डा डिस्टेंस कहलाएगा। सीधा ये सोर्स है तो इसका डिस्टेंस भी यहाँ लैम्डा कहलाएगा। ये बात नोट कर लो, दो कंसेक्टिव वेव फ्रंट के दरमियान डिस्टेंस लैम्डा होगा। यहां तक कोई मसला है तो बताइए। आगे कुछ एमसीक्यूज हैं, ये आप नोट से खुद पढ़ेंगे, लेकिन में से एक आधा एमसीक्यू मैं डिस्कस कर दूं। मिसाल के तौर पे एमसीक्यू नंबर 9, द फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द वेव फ्रंट। वेव फ्रंट के ऊपर मौजूद 2 पॉइंट्स के दरमियान अगर हम फेज की बात करते हैं तो वो जीरो होता है, क्योंकि वो एक फेज के ऊपर होते हैं, वो एक फेज के ऊपर होते हैं। और डिस्टेंस बिटवीन 2 वेव फ्रंट वो लैम्डा यानी वेवलेंथ के इक्वल होता है। ठीक है जी। ये 2 एमसीक्यू थे जो मैं अभी बता भी रहा था, बाकी तो नॉर्मल एमसीक्यू हैं। इन नोट्स के अंदर ये कोशिश की गई है कि आपके जो नॉर्मल एमसीक्यू हैं वो भी आ जाएं, और प्लस एंटी टेस्ट के एमसीक्यूज हैं वो भी इनमें इंक्लूड हो जाएं। बाकी आपके ये मेरे अपने जाती नोट्स हैं, ठीक है। बाकी कॉलेज की तरफ से भी आपको वर्कशीट्स मिल रही हैं आपके पोर्टल के ऊपर, वो आप लाजमी करेंगे। उसमें कुछ 60-60 एमसीक्यू हैं हर चैप्टर के, 30
एक में है, 30 एक में है, बल्कि आप के पास वो इस सूरत में है जिस तरह आपका पोर्टर होता है यूईटी का। आप यूईटी का जो पोर्टर है वो चला रही है आपकी वर्चुअल यूनिवर्सिटी, बिल्कुल वैसा ही हमारा अपना पोर्टर है। आप उस पोर्टर पे बैठ के टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें और प्रेस्क्राइब टाइम के अंदर करने की कोशिश करें। नहीं होता कोई बात नहीं, करते जाएं करते जाएं, प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा ऐसा चीजें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी। दूसरी बात कि वो चूंकि एनवायरनमेंट वैसा है जैसा आपने यूनिवर्सिटी के टेस्ट में आपको मिलेगा, तो आप अपने कंप्यूटर के ऊपर सामने पोर्टल खोल के जब करोगे तो सेम ये मोबाइल पे करने के बजाय लैपटॉप या कंप्यूटर पे करना बच्चे बच्चे क्योंकि वहां पे आपको इसी किस्म की चीजें मिलेंगी, या टैबलेट भी हो सकता है, टैबलेट भी मिल सकता है, लेकिन ज्यादातर कंप्यूटर ही होता है, उसकी स्क्रीन होती है, या लैपटॉप हो सकता है, या फिर आखिरी चीज टैबलेट होता है, मोबाइल नहीं मिलेगा आपको वहां पर। ठीक है, एनवायरनमेंट तो आप कोशिश करें उसी एनवायरनमेंट में काम करें जो एनवायरनमेंट आपको उधर मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अब आप आ जाएं हाइजेंस प्रिंसिपल पे आ जाएं। हाइजेंस पहला साइंटिस्ट था जिसने वेव थ्योरी ऑफ लाइट दी थी। इसने जो अपने पोस्टुलेट्स दिए थे वो दो इसके पोस्टुलेट्स हैं इसके प्रिंसिपल के। नंबर वन, आपका जो पोस्टुलेट जो इसका पहला पोस्टुलेट वो कहता है कि जी आपका जो वेव फ्रंट होता है ना, उसके ऊपर मौजूद हर पॉइंट एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट बन जाता है। आपके वेव फ्रंट का हर पॉइंट सेकेंडरी वेवलेंथ या सोर्स ऑफ लाइट का काम कर सकता है। ठीक है जी, एक चीज ये हो गई है। तो एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेंथ। मतलब इसका ये होता है कि वेव फ्रंट का हर पॉइंट खुद एक सोर्स होता है, लेकिन वो असल सोर्स नहीं होता, सेकेंडरी सोर्स होता है, एक चीज। दूसरी चीज, सेकंड ये है कि वो जो आपके पास एक वेव फ्रंट से आप दूसरा वेव फ्रंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स के जरिए टेंजेंट्स द्वारा ड्रॉ करके आप ड्रॉ कर सकते हो। मिसाल के तौर पे एक प्लेन वेव फ्रंट लेफ्ट साइड पर ये वाला नजर आ रहा है आपको, एक स्फेरिकल ये नजर आ रहा है। अब आपके पास ये पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, ये वाले, ये रेड कलर में कर रहा हूं इनको, इनके ऊपर आप कंपास रख के आर्क्स ड्रॉ करें बराबर फासले पर, और ये फासला सी टी के इक्वल होगा, और उसके बाद आप इनके टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो ए प्राइम के ऊपर दूसरा वेव फ्रंट आपका ड्रॉ हो जाएगा। यहाँ तो कुछ सवाल है तो देख लें। जी फिर ठीक है, आगे चलते हैं। इट मीन्स कि आपको बातें यहाँ तक क्लियर हो गई हैं। तो इसी तरह ये स्फेरिकल वेव फ्रंट भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, राइट वाली फिगर में नजर आ रहा है। अच्छा ये देख लें, इनका डिस्टेंस सी डेल्टा टी है। असल में वो एस इज इक्वल टू वी टी फॉर्मूला होता है ना आपके पास डिस्टेंस का। तो यहाँ जो डिस्टेंस है वो सी का मतलब है आपके पास कि वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और डेल्टा टी डिस्टेंस है। ठीक है, मैं किसी का क्वेश्चन आया मेरे पास, मैं एक बार देख लूँ। अच्छा बेटा जी, स्लो हो जाते हैं, लेकिन मसला ये ना कि टाइम जरा कम होता है, इसलिए जरा मैं कुछ तेज जा रहा था। चलें जी, स्लो हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं। लें जी, इधर आ जाएं। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। असल में मैं स्लो चल रहा था आज, वो थोड़ा सा क्योंकि सेटिंग करते हुए ना कोई मेरे कुछ 5-10 मिनट लग गए हैं इसमें। तो मैं वो कह रहा था कि सेटिंग हो गई है तो आप जरा चलते हैं। कोशिश यही थी कि आपको सारे एमसीक्यू करवाऊं साथ साथ। एनीवे, स्लो हो जाते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस आपके पास चैप्टर नंबर 8 में भी इसका जिक्र आएगा जब आप पढ़ेंगे। तो जब दो लाइट वेव्स, या जब दो वेव्स आपको कहना चाहिए, अब ये साउंड की हो जाएं, लाइट की हो जाएं, जो भी वेव्स हैं वो आपस में मिलती हैं, एग्जैक्टली एक जैसी वेव्स। शर्त क्या है, सुन लो, एग्जैक्टली लिख लो, एक जैसी वेव्स, इन्हें कहते हैं कोहेरेंट वेव्स। कोहेरेंट का मतलब जिनमें फेज का जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट या जीरो होता है। ठीक है जी, मतलब कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है, एक साथ मूव करती हैं, आपस में मिलती हैं। तो मिलने की वजह से कहीं पर तो एक दूसरे के इफेक्ट को इंक्रीज कर देती हैं और कहीं डिक्रीज कर देती हैं। जहां इफेक्ट इंक्रीज करती हैं वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाती है, जहां इफेक्ट इंक्रीज करती हैं वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाती है, और जहां डिक्रीज करती हैं वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाती है। ठीक है, तो ये आपके पास पहली कंडीशन देखो, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला है डेल्टा एस। अब याद रखना इसमें डेल्टा एस पाथ डिफरेंस कहलाता है, सिंबल है उसका एम लेमडा।
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, और एम की वैल्यू, अच्छा एम भी लिख सकते हैं और छोटा एन भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वैल्यू देखो, +-1 +-2 +-3 और 0, ठीक है, ये वैल्यूज होती हैं। ये है आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन, कंस्ट्रक्टिव। अच्छा यहाँ पे एक और चीज आती है जो यहाँ लिखी हुई नहीं, वो आप लोग इसमें ऐड कर लेंगे नोट्स में अपने, अभी आप रजिस्टर पे लिख लें। फेज डिफरेंस का भी जिक्र किया जा सकता है। वो अगर पार्ट डिफरेंस पूछेगा आप एम लैम्डा लिख दोगे, एम की वैल्यू पूछेगा आप ये 0 +-1 +-2 एंड +-3 सो ऑन, ये लिख दोगे। अगर वो कहता है जी इनका कॉरेस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस क्या होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करने वाली वेव्स का, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करने वाली वेव्स का फेज डिफरेंस पूछे, तो वो 0 होता है, +-2 पाई +-4 पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई चलेंगे, ये नोट कर लें, इवन मल्टीपल चलते हैं इसके अंदर, ठीक है जी। और अगर डिस्ट्रक्टिव में जाएंगे तो ऑड मल्टीपल चलेंगे जी। यहां तक कोई मसला, और आप स्पीड का मसला तो नहीं, जिसने बेटा सवाल किया था? ओके बेटा, थैंक यू। आगे चलते हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये डेफिनेशन लिखी हुई है आपके पास, दिस वन, ये वाली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये वो इंटरफेरेंस है जिसमें दो लाइट वेव्स आपस में इंटरफेयर करेंगी, इस तरह के क्रेस्ट ट्रफ से मिलेगा और ट्रफ क्रेस्ट से मिलेगा। इस सामने डायग्राम देख लो, दोनों की बनी हुई। ये नीचे वाली डायग्राम डिस्ट्रक्टिव की है, ऊपर वाली कंस्ट्रक्टिव की है। उसमें आपका एम्पलीट्यूड ऐड हो रहा है, नीचे वाले में कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अच्छा आगे आए, लें जी, इसकी पार्ट डिफरेंस की कंडीशन नोट कर लें। ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 बोलते हैं इसको, ये जो लिखा हुआ है इसको सर्कल कर रहा हूं, ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2, सुन लो, ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2। और m की वैल्यू वही होगी जो ऊपर थी, क्योंकि ये जो हमने नंबर लिखे ना 2m+1, ये वाला, ये ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इसमें आप m की जगह 1 लगाओ, ये 3 बन जाएगा, 0 लगाओ 1 बन जाएगा, 2 लगाओगे 5 बन जाएगा, इसका ये 7 आएगा, 9 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, इवन नहीं आएगा इसमें, ठीक है। और इसका जो फेज का फर्क होता है फाई, वो होता है जी पाई प्लस माइनस में, प्लस माइनस में, ये भी ऑड मल्टीपल होते हैं पाई के, पाई 180 डिग्री जिसे आप कहते हो, ये भी नोट कर लो, ये भी आपका एमसीक्यू है। अब ये एक क्वेश्चन सा बना हुआ है कि नेसेसरी कंडीशन क्या होती है इंटरफेरेंस की, तो ये लिखी हुई है नीचे, नंबर 1 मोनोक्रोमैटिक, मोनोक्रोमैटिक सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है। नंबर 2 कोहेरेंट, सेम फेज डिफरेंस बता चुका हूं। नंबर 3 सोर्स एक दूसरे के बहुत क्लोज होने चाहिए, नैरो स्लिट्स, और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होना चाहिए। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बड़ी मजे की बात, इसकी सिर्फ दो ही कंडीशन है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कि कब वेव ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी, सिर्फ दो ही कंडीशन है। नंबर 1 क्रेस्ट क्रेस्ट पर आना चाहिए और ट्रफ ट्रफ पर आना चाहिए, तब एडिशन होगी, या क्रेस्ट ट्रफ पर आए और ट्रफ क्रेस्ट के ऊपर आए तो सब्ट्रैक्शन होगी। इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं, ये नहीं है कि ये अगर आगे बाद दो वेव जा रही हैं, ये थोड़ा सा क्रेस्ट आ गया थोड़ा सा ट्रफ आ गया जी ऐड हो जाएंगी, कोई चक्कर ही नहीं है। या तो ये यूं आएंगी इस तरह से, ये एक आ गई और ये वेव दूसरी आ गई, ये एड अप हो जाएंगी, ये रिजल्टेंट आ गया। या फिर ये इस तरह से आएंगी, ये एक आ गई और ये दूसरी आ गई, ये ऐड होके माइनस, ये आंसर आएगा जो मैं डबल लाइन कर रहा हूँ, इसकी एक स्ट्रेट लाइन आएगी, कैंसिल कर देंगी, बस। ये है जी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, 8वें चैप्टर में है और ये इसकी इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है बच्चे। उसके बाद आ जाता है आपके पास कि जब आपके दो सोर्स कोहेरेंट होते हैं, उनको आप कैसे बना सकते हैं, याद रखना कोई भी दो अलग अलग सोर्सेज कोहेरेंट नहीं होते, अलग अलग सोर्सेज कोहेरेंट नहीं होते, बार बार रिपीट कर रहा हूं फिक्रा। कोहेरेंट बनाने के लिए एक ही सोर्स को दो अलग हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक ही सोर्स को दो अलग हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, ये रूल याद कर लो, ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है, ये सामने लिखा हुआ भी आपके पास, ओके। वो कैसे किया जा सकता है ये सामने देख लो, एक सोर्स एस नजर आ रहा है आपको लेफ्ट साइड पर, ये सिंगल स्लिट, उसके आगे आपने रख दी डबल स्लिट, चूंकि एक ही सोर्स के दो हिस्से कर दिए तो कोहेरेंट होंगे,
एक ही सोर्स के दो हिस्से कर दिए तो कोहेरेंट होंगे। दो अलग अलग बना लोगे एक जैसे, यानी कि 100-100 वॉट के फिलिप्स की कंपनी के बल्ब उठा के ले आए हम, कोहेरेंट नहीं होंगे। थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट होता है, ये फैक्ट बात है, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाए, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बहुत से सवाल इसके ऊपर आएंगे, बहुत सारे सवाल। 1881 में ब्रिटिश साइंटिस्ट था थॉमस यंग, उसने ये प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को स्टडी करने के लिए, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को स्टडी करने के लिए। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यहाँ डायफ्रैक्शन भी होती है, लेकिन ये असल में इंटरफेरेंस का प्रैक्टिकल है, ये इंटरफेरेंस का प्रैक्टिकल है, लेकिन इसमें डायफ्रैक्शन भी होती है, लेकिन इसमें डायफ्रैक्शन पैटर्न नहीं बनता। ये अब बड़ी कंफ्यूजिंग बच्चे कहते हैं, कोई कंफ्यूजिंग नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है। वो जब डायफ्रैक्शन में पढ़ा दूंगा ना, फिर मैं ये पॉइंट क्लियर कर दूंगा। डायफ्रैक्शन अभी आगे आएगा, जैसे ही मैं पढ़ाऊंगा मैं वहां जाकर ये पॉइंट क्लियर करूंगा डायफ्रैक्शन को पढ़ाने के बाद। लेकिन ये मैंने सवाल रख दिया आपके सामने कि भाई ये इंटरफेरेंस का प्रैक्टिकल है, इंटरफेरेंस स्टडी करने के लिए यूज होता है, फ्रिंजेस इंटरफेरेंस बनती हैं, ये लिखा हुआ भी है ऊपर, लेकिन यहाँ डायफ्रैक्शन भी होती है, ये बाकायदा इसका एमसीक्यू है। बच्चे समझते हैं ये इंटरफेरेंस का है तो डायफ्रैक्शन नहीं हो रही है, ओ भाई डायफ्रैक्शन हो रही है, नजर आ रहा है, ये बेंडिंग हो रही है, देख लो। लाइट आके ये यहाँ से, ये दोनों लाइटें, ये दो लाइट जो यूं आती ना, ये अगर आके भाई स्लिट है, एक इधर जाती है, एक इधर, बैंड कर नहीं रही क्या, पीछे से सीधी लाइनें आ रही हैं, आगे जाके बैंड कर रही है, तो डायफ्रैक्शन तो हो रही है। इंटरफेरेंस कैसे हो रही है, डायफ्रैक्शन कैसे हो रही है, उसमें फर्क क्या है, वो डायफ्रैक्शन के बाद बताता हूँ, दोनों के फर्क फिर पता लग जाएगा तुम लोगों को। आगे चलते हैं, जो अगला सवाल आता है ना, इसमें एमसीक्यू, हमने एमसीक्यू देखने हैं ज्यादातर। ये आपके पास सोर्स है, अब देखो मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये वाला लेफ्ट साइड, ये सोर्स आ गया, सिंगल स्लिट। आगे आपने इसके दो हिस्से कर दिए, एक ये और एक ये, तो बिल्कुल सेंटर में आपके पास ये मैक्सिमम बनेगा, ये जिसको मैंने हाईलाइट कर रहा हूँ, सेंटर पॉइंट हमेशा मैक्सिमा होगा, मैक्सिमा। वजह ये होती है कि यहां से जो रे आती है और इधर से जो रे आती है, दोनों बराबर फासला तय करती हैं, इन दोनों रे में पाथ का कोई फर्क नहीं होता, जीरो फर्क होता है। और जो जो ऊपर जाते हैं थोड़ा सा, फिर वो λ/2 का फर्क पड़ जाता है, तो मिनिमम नजर आ रहा होगा आपको ये लिखा हुआ, फिर एक मैक्सिमम नजर आ रहा होगा, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम एंड सो ऑन। तो इस दरमियान वाला ब्राइट बैंड होता है, दरमियान वाला हमेशा हमेशा ब्राइट होगा, ये भी एमसीक्यू है। अब जितने ऊपर, जितने इसके ऊपर मैक्सिमा होंगे या मिनिमा होंगे, उतने नीचे मिनिमा होंगे, यानी जितने ऊपर डार्क बैंड होंगे उतने नीचे डार्क बैंड होंगे। दरमियान वाले ब्राइट को जीरो समझ लो, दरमियान वाले ब्राइट को जीरो समझ लो, तो जितने ऊपर ब्राइट होंगे उतने नीचे ब्राइट होंगे, नोट कर लो। जितने ऊपर ब्राइट होंगे उतने नीचे, ऊपर 5 ब्राइट हैं, नीचे भी 5 हैं, दरमियान का मिला के टोटल 11। ऊपर 20 ब्राइट बैंड है, सेंटर के, सेंटर मैक्सिमा या सेंटर ब्राइट बैंड के ऊपर 20 ब्राइट बैंड है, तो 20 नीचे होंगे, 40, और दरमियान वाला डाल के 41 ब्राइट बैंड बनेंगे। इस तरह से भी एमसीक्यू आता है, ये एमसीक्यू है, तभी ये बता रहा हूं। अब जो इसका आपका पाथ डिफरेंस अगर आपसे पूछा जाए उसकी इक्वेशन, तो पाथ डिफरेंस की जो इक्वेशन बनती है ना डेल्टा एस की, वो बनती है डी साइन थीटा, ये लिखी है आपके लेफ्ट साइड पे, मैं वैसे डेल्टा एस की जगह मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये लिखी हुई है। कैसे आई छोड़ो, थ्योरी नहीं पढ़ रहे, एमसीक्यू पढ़ रहे हैं, फॉर्मूला याद होना चाहिए, डी साइन थीटा, बड़ा बेसिक फॉर्मूला, इस पूरे चैप्टर में यही फॉर्मूला यूज होता होगा। अब अगर ये ब्राइट बैंड है, ठीक है, ये हो क्या रहा है, यहां से एक वेव आई, ये ऊपर डायग्राम देखो नंबर 2 जहां मैं सर्कल बना रहा हूं, एक ये डायग्राम, यहां से रे आई, ऊपर वाली रे ने R1 फासला तय किया, नीचे वाली ने R2 फासला तय किया, R1 फासला छोटा है, R2 ज्यादा है, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ये वाला, तो ये इतना हिस्सा जो नजर आया ना, ये वाला हिस्सा, ये जो मैंने अभी हाईलाइट कर लिया, ये है पाथ डिफरेंस, वो ज्यादा फासला जो नीचे वाली रे तय कर रही है, जो डी साइन थीटा के बराबर है। अगर ये पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन को पूरा करेगा, तो ये कहलाएगा, यहां पी पॉइंट पे बनेगा ब्राइट बैंड। अगर ये पाथ डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन को पूरा करेगा, तो पी पॉइंट पे बनेगा डार्क बैंड। और ये फासला जो है ना, वाई, स्क्रीन के ऊपर सेंट्रल मैक्सिमा से डार्क या ब्राइट का फॉर्मूला बन जाएगा आगे आकर। अब आज से आपने ये फॉर्मूले अब आगे याद करने, कौन कौन से, लो जी सुनते जाओ।
ब्राइट बैंड के लिए आपके पास फॉर्मूला होगा एम लैम्डा। ये इक्वेशन नंबर 1 में हाईलाइट कर देता हूँ ग्रीन कलर से, आपको नजर आ जाएगी ये वाली। ये इक्वेशन बस पढ़नी है और ये इसकी कंडीशन पढ़नी है, ठीक है जी। और ये भी पढ़ना है कि जीरो आपके पास ब्राइट बैंड सेंट्रल मैक्सिमा के लिए एम की वैल्यू जीरो होगी। सेंट्रल मैक्सिमा के लिए एम की वैल्यू जीरो होगी। और फर्स्ट ब्राइट बैंड कब आएगा? जब एम की वैल्यू +-1 लगाओगे। सेकंड फ्रिंज आएगी +-2 से, एंड सो ऑन। ये पॉइंट याद करने वाला है, यही एमसीक्यू में आता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी आता है, एमसीक्यू वाली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। जो अगर आप डार्क बैंड की बात करते तो डी साइन थीटा m+1/2 लैम्डा। भाई ये वही है ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2। इसको मैं यूं भी लिख सकता था, 2m+1 करके λ/2 में बाहर कर देता, एक ही बात है, ठीक है। यानी 2m+1 करके λ/2 लिखो, या m+1/2 करके लैम्डा लिख दो, बात एक ही है। ये दोनों नंबर, ये और ये दोनों शो करते हैं ऑड को, नोट कर लो, ठीक है। अब ये जो नीचे वाला है ना, ये पूरे का पूरा ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 बनता है। नीचे ये वाला, ये ऑड मल्टीपल ऑफ /2 बनता है, जबकि ये सिर्फ ऑड बनता है, ये वाला। एनीवे, ये चीज हो गई। अगला फॉर्मूला जो याद करना है आप लोगों ने इसके अंदर, वो ये है y का फॉर्मूला। ब्राइट बैंड के लिए y का फॉर्मूला ये होगा m λ/L/d, और डार्क के लिए मैं इसको जो डेरिवेशन है उस तरफ नहीं जा रहा, वो हमारी आम कोर्स में हो जाता है। यहाँ से फॉर्मूला आपको जहन में होना चाहिए। फॉर्मूला एमसीक्यू में आएगा या फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल एमसीक्यू में आएंगे, ठीक है। अब देखें, दूसरा जो बैंड्स बनते हैं उनकी जो थिकनेस होती है उसका फॉर्मूला ये वाला, n λ/L/n/d। n जो है ना इसके अंदर, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एयर होगा तो 1 होगा, कोई और होगा तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। जनरल फॉर्मूला इसका ये होता है, ऊपर इक्वेशन नंबर 3 में लिखा हुआ है, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ। ये वाला फॉर्मूला से मैं याद करना होता है, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन में आपको ये भी पता होना चाहिए नीचे वाला, ठीक है। तो जो डार्क बैंड है और जो ब्राइट बैंड है, दोनों की थिकनेस बराबर होती है, तभी इक्वेशन नंबर 3 और 4 आप देख सकते हो ये कैसी हैं, ये दोनों आपस में बराबर ही नीचे लिखा हुआ भी है। कंक्लूजन में भी ये पॉइंट शो किए गए हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से एमसीक्यू बड़े निकलते हैं। अब जरा 2-4 एमसीक्यू मैं यहीं से बैठे बैठे बता देता हूँ। डेल्टा वाई इज इक्वल टू λ/L/d। डेल्टा वाई विड्थ है, फ्रिंज स्पेसिंग कहते हैं इसको, फ्रिंज स्पेसिंग। ये ऊपर हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखो ये लिखा हुआ भी डेफिनेशन। नोट्स आपके मुकम्मल है हर लिहाज से, आप पढ़ोगे आपको हर चीज याद हो जाएगी इंशाल्लाह। तो याद आपने करनी है, मिल जाएगी यहाँ से, फिक्रा ये होना चाहिए मेरा। डेल्टा वाई फ्रिंज स्पेसिंग है। अब ये फॉर्मूला क्या बता रहा है? फ्रिंज स्पेसिंग प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है। फ्रिंज स्पेसिंग प्रोपोर्शनल टू लेंथ, आपके पास जो है आपकी स्क्रीन है, वो जो स्क्रीन का और स्लिट्स का फासला है उसके प्रोपोर्शनल है। और डेल्टा वाई स्लिट, जो स्लिट्स हैं दो जिनकी वजह से इंटरफेरेंस हो रही है, दो स्लिट्स उनके दरमियान फासले के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो भाई किसी एक चीज को बढ़ाया जाएगा तो इन दो चीजों के बढ़ाने पे डेल्टा वाई बढ़ेगा, और ये तीसरी चीज को बढ़ाने पे कम होगा, कम करने पे ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ से एमसीक्यू निकलेंगे, बेशुमार किस्म के निकल आते हैं, न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यू होते हैं। कि मैं लैम्डा को अगर ग्रीन कलर की लाइट है, मैंने उसकी जगह यूज कर ली रेड कलर की लाइट, तो डेल्टा वाई पे क्या फर्क पड़ेगा? भाई ग्रीन का लैम्डा कम है, रेड का लैम्डा ज्यादा है, तो डेल्टा वाई ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हवाले से, वो ये जो फॉर्मूला भी मैं ये नीचे है जिसको मैं डबल नहीं बगैर ट्रिपल टिक कर दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हवाले से देखा जाए तो 1/n। अब आपको पता है एयर से उठा के आप किसी सिस्टम को ले जाते हो पानी के अंदर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा करोगे तो डेल्टा वाई कम हो जाएगा, पानी से ऊपर आओगे तो उल्टा हो जाएगा। नोट कर लो, ये सारे एमसीक्यूज हैं जो तुम लोगों ने आम क्लास में नहीं पढ़े हुए। आगे चलो, आगे ये कुछ एमसीक्यूज हैं, इनको तो आप इनका आंसर नीचे की लिखी हुई है, इनको आप देखेंगे। ये एमसीक्यू अगर आप देखते हो तो इसके अंदर ये वाला एमसीक्यू, ये वाला जो मैं अभी बोल रहा था, फ्रिंज विड्थ ऑफ रेड कलर एज कंपेयर टू दैट ऑफ ग्रीन कलर। रेड कलर की जारी बात है ज्यादा होगी, उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, ठीक है जी। तो ये एमसीक्यू आपका ग्रेटर होगी, ऑप्शन होगी इसकी, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा था, कुछ एमसीक्यू यहाँ पर हैं तो आप इनको करेंगे सॉल्व। थिन फिल्म,
थिन फिल्म कहते हैं कि जिस तरह पानी के ऊपर ऑयल पड़ा हो या पानी के ऊपर सोप पड़ा हो, जिसे कहते हैं आपका सर्फ पड़ा हो, तो उसकी जो ऊपर एक हल्की सी लेयर बन जाती है ना, तो उसे कहते हैं थिन फिल्म। अब थिन फिल्म की लेयर जब बनती है तो दो सरफेसेस बनती हैं, एक ऊपर वाली सरफेस बनती है, एक नीचे वाली सरफेस बनती है। जब उसके ऊपर एक रे ऑफ लाइट फॉल करती है, इसके लिए आप ये वाली डायग्राम देख सकते हैं, राइट साइड पे सबसे टॉप पे एक डायग्राम नजर आ रही है। एक रे ऑफ लाइट आ रही है, एक हिस्सा ऊपर की यानी एयर की जो सरफेस आपको एयर और ऑयल की सरफेस है उससे टकरा के घूम रही, रिफ्लेक्ट हो रही है, R1। दूसरी ऑयल के अंदर एंटर होके उसकी लोअर सरफेस से टकरा के बाहर आ रही है, R2। R1 R2 एक ही रे के दो हिस्से हैं, तो फेज कोहेरेंट होंगे आपस में। पाथ का फर्क होगा, एक ने पाथ ज्यादा कवर किया, एक ने कम किया, उसकी वजह से इनमें इंटरफेरेंस होगी। अगर ये व्हाइट लाइट है, इसके 7 कलर होंगे, हर कलर अलग अलग इंटरफियर करेगा। जिस कलर के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन आएगी वो ब्राइट हो जाएगा, जिस कलर के लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन आएगी वो डार्क हो जाएगा। बात समझ आ गई? इस तरह व्हाइट लाइट से जो फ्रिंजेस बनेंगी वो नीचे आपको ये सोप बबल में नजर आ रही है, नीचे सबसे नीचे की डायग्राम है ये, सोप बबल में नजर आ रही है ये वाली, ये इंटरफेरेंस की वजह से है। इसी तरह वो जो आपके पास पीकॉक का जो ये पर नजर आ रहा है, इसके अंदर जो कलर होते हैं ये भी इंटरफेरेंस की वजह से होते हैं, जो उसके परों के दरमियान से लाइट इंटरफेयर होके आती है। इस तरह की कलरफुल आपको नजर आएंगी, क्या नाम है, बैंड्स नजर आएंगे। ठीक है बच्चे, ये डिपेंड किस पे करता है, ये तीन आपका फैक्टर लिखे हुए हैं ये वाले, थिकनेस ऑफ फिल्म, नेचर और एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, इसके ऊपर एक चीज लिखी है बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म का, कि जब कोई भी रे ऑफ लाइट टकराती है आपकी अपर सरफेस से और टकरा के रिवर्स बैक होती है, तो पाथ डिफरेंस कितना आता है, λ/2। ये है रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम। हवा रेयर मीडियम है, ऑयल डेंसर मीडियम है। हवा से रे ऑफ लाइट आ रही है, ऑयल से टकरा के पलटेगी, तो क्रैश ट्रफ बन जाएगा, ट्रफ क्रैश बन जाएगा। यानी पाथ का फर्क λ/2 आएगा, एंगल का फर्क 180 डिग्री आएगा। ये भी एमसीक्यू बन सकता है। λ/2 इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनता है पाई या 180 डिग्री। ठीक है, ये हमें पता ही है, चलें ये भी नोट कर लें आप लोग। व्हाइट लाइट का भी बता दिया मैंने आपको। अब आपके पास इसमें जी न्यूटन रिंग आ गए। न्यूटन रिंग्स असल में न्यूटन ने ये बनाए थे, उसने जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट की थी आपको सामने नजर आनी चाहिए, इसकी चीजों का पता होना चाहिए एमसीक्यू के हवाले से। ये कॉन्वेक्स लेंस नजर आ रहा है डबल, यहां से लाइट पैरेलल बीम, इसका काम क्या है, लाइट को पैरेलल बीम बना देना, लाइट को पैरेलल बीम बना देना। यहां से लाइट ये गिलास शीट पे जब गिरती है, ये गिलास शीट बनी हुई है, लिखा हुआ है, और ये गिलास शीट है ये वाली, ये 45 डिग्री का एंगल बनाती है विद इनकमिंग पैरेलल बीम ऑफ लाइट फ्रॉम द लेंस। ये लिखा है 45 डिग्री का जिक्र है, ये एमसीक्यू के पॉइंट्स में बता रहा हूँ इसमें से। उससे ये 90 एंगल पे रिफ्लेक्ट होती है, कितने एंगल पर, 90 डिग्री। यहां पर ये एंगल 90 डिग्री बनता है, मैं मेंशन कर देता हूँ। नीचे ये एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लिखा है, रखा हुआ ऊपर, उसके नीचे ग्लास स्लैब रखी है फ्लैट। अब ग्लास स्लैब और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि ये अगर आपके पास ग्लास स्लैब है इस तरह की, और यहां रखा है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इस तरह का, ठीक, तो इनके दरमियान में ये जो नजर आ रहा है ना पोर्शन, जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये एयर फिल्म बनती है, ये वाली वेरिएबल थिकनेस की एयर फिल्म, ये वाली बारीक सी। तो लाइट जब आती है ऊपर से, ठीक है जी, तो इससे नीचे जाती है, बल्कि इसका मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि लाइट की रे नजर आए। ये लाइट ऊपर से नीचे आएगी, इसमें सीधी गुजर के नीचे जाएगी, जब ये वापस जा रही होगी ना, तो यहाँ से कर्वेचर की वजह से एक हिस्सा इधर को रिफ्लेक्ट करेगा। इसी तरह का मामला इधर से वाली रे से का साथ भी होगा, जो बराबर एंगल और बराबर फासले पे आ रही है, ये दोनों यहाँ इंटरफेयर करेंगी और आपको सर्कुलर पैटर्न मिलेंगे। अगर आप रे को यहां से ऑब्जर्व करते हो रिफ्लेक्टेड साइड से माइक्रोस्कोप की मदद से, तो सेंटर स्पॉट डार्क नजर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको नीचे वाली साइड जो ये बनती है ये वाली, इसे कहते हैं रिफ्रैक्टेड साइड या ट्रांसमिटेड साइड,
तो डार्क पैटर्न आपको ब्राइट नजर आएगा, जैसा ये मैं बना रहा हूँ। और ये दोनों डायग्राम्स आपको मैं आगे दिखा देता हूँ, नोट्स में ये बनी हुई है। ये है जी ट्रांसमिटेड लाइट का राइट वाला, और लेफ्ट वाला रिफ्लेक्टेड साइड का है। सेंटर स्पॉट डार्क क्यों बनता है, ये इसकी वजह यहाँ पे मैंने सर्कल किया है। सेंटर स्पॉट इसलिए डार्क बनता है कि सेंटर स्पॉट में जो एयर फिल्म है उसकी थिकनेस हो जाती है 0। ये सेंटर स्पॉट में बना देता हूँ। ये जो सेंटर में जो लाइट आ रही है वो यहीं से टकरा के यहीं से वापस जाएगी, ठीक है, यहाँ नीचे से आ जाए चाहे। तो चूंकि वो यहीं से जा रही है और यहीं से आ रही थी, तो इसमें पाथ डिफरेंस कितना आया इसका, सिर्फ λ/2, क्योंकि डेंसर से रिफ्लेक्शन हो रही है ना, डेंसर से रिफ्लेक्शन हो रही है। तो π/2 λ/2 का फर्क पड़ेगा पाथ में, और λ/2 का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है, तो सेंटर में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और स्पॉट डार्क हो जाएगा। ये बात नोट कर लें। यहां तक कोई मसला? चलें जी, फिर आगे चलते हैं इसके मजीद आगे। माइकलसन इंटरफेरोमीटर, ये भी इंटरफेरेंस को स्टडी करने के लिए एक और डिवाइस जो माइकलसन ने 1881 में डिवाइस या इन्वेंट की थी। प्रिंसिपल इसका, वर्किंग प्रिंसिपल इंटरफेरेंस ही है। ये जिसकी डायग्राम नजर आ रही है, इसकी डायग्राम बस आपने स्टडी करनी है, आपको पूरा कुछ पता लग जाता है। ये सोर्स ऑफ लाइट है, मोनोक्रोमेटिक, सुन लो, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है। लाइट इस रास्ते आएगी, ये रेड कलर से मेंशन कर रहा हूँ। G1 ग्लास प्लेट को बोलते हैं बीम स्प्लिटर। क्या बोलते हैं? बीम स्प्लिटर। बीम स्प्लिटर यानी कि ये बीम को स्प्लिट करेगा दो हिस्सों में। ये सेमी सिल्वर्ड होती है ग्लास प्लेट। इसकी लोअर सरफेस नजर आ रही है, जहां आपको ये क्या नाम है, थोड़ा सा शेडेड पार्ट नजर आ रहा है, ये वाला मैं रेड कलर से शेड कर रहा हूँ दोबारा इसको ब्लैक से। तो ये सेमी सिल्वर्ड होती है। इस सेमी सिल्वर से होता है ये है कि लाइट का एक हिस्सा रिफ्लेक्ट होता है जो इधर आ जाता है वन हिस्सा, और दूसरा हिस्सा ट्रांसमिट होकर ये आ गया टू, दूसरा हिस्सा इधर चला जाता है फिक्स मिरर M2 की जानिब। दो मिरर हैं इसमें, एक M1 M2। M1 के पीछे आपको एक माइक्रोमीटर स्क्रू गेज नजर आएगा जो इसकी मूवमेंट या डिस्टेंस कवर्ड को कवर चेक कर रहा होता है, या उसको नोट डाउन हम इसके जरिए कर लेते हैं। सेमी सिल्वर ग्लास प्लेट से जब लाइट ऊपर जाती है, ठीक है, वहीं से टकरा के वापस नीचे आती है। फिर ये लाइट जो नंबर 2 पाथ है, ये वाली, ये नंबर 2 वाली जो लाइट रे है, ये ट्रांसमिट होके दूसरी ग्लास प्लेट से गुजरती है, उसी किस्म की, उसी मटेरियल की, उसी थिकनेस की, लेकिन ये 100% ट्रांसमीटर होता है। इसमें रिफ्लेक्शन हल्की सी भी नहीं होती। ये कंपनसेटर कहलाता है, क्योंकि ये पाथ का जो और फेज एंगल का जो फर्क पड़ता है ना दोनों बीम में, उसको कवर करता है। कैसे भला? अब ये सुन लो, ये MCQ की बात है। 3 दफा रे गुजरती है आपकी, रे नंबर 1, ये रे नंबर 1 ऊपर वाली, ये वाली 3 दफा गुजरती है G1 में से, 3 दफा। कैसे? देखो, एक दफा आ रही है, अब मैं यहाँ पे एक दफा रोमन में लिख देता हूँ, एक दफा ये आ रही है, यहां से आई, ठीक है, ये नंबर बके नंबर 1 में लिख देता हूँ, और ये एक दफा ये गुजरी। जिसको मैंने एक लिखा ना, ये एक दोनों के लिए है, ये दोनों का कॉमन एंड है, ये वाला हिस्सा, ये एक दफा हो गया। दूसरी दफा ये पॉइंट ए की तरफ गई और फिर ऊपर चली गई, ठीक है। वापसी पे फिर ए से फिर गुजरी, यानी कि एक बार ये यहां से दूसरे, अगर बीम स्प्लिटर में अलग से ड्रॉ कर देता हूँ, सीधी आई, एक दफा ये गई, एक दफा यूं गई, और फिर ऊपर चली गई। ऊपर से वापसी पे फिर इस रास्ते से गुजरेगी, इस रास्ते से, 3 हो गए, और फिर नीचे चली जाएगी। अब अगर रे नंबर 2 को देखा जाए, उसमें अगर देखा जाए, अगर हम रे नंबर 2 में अगर हम ये दरमियान में ये वाली ना ड्रॉ करें, तो रे नंबर 2 तो इसमें से सिर्फ एक ही दफा गुजरी स्लैब में से। तो एक रे स्लैब में से एक दफा गुजर रही है रे नंबर 2, और रे नंबर 1 3 दफा गुजर रही है, तो दोनों के फेज में कभी एक जैसी होंगे नहीं, कोहेरेंट बीम नहीं बनेगी। कोहेरेंट बीम बनाने के लिए आपको पी कंपनसेटर लगाना पड़ता है। तो यहां से रे जाती है सीधी इधर। अब दूसरी दफा रे नंबर 2 ये गई, इधर से नीचे गई, सामने गई, मिरर से टकरा के वापस आएगी, और तीसरी मरतबा यूं ये वापस आएगी, यानी एक बार जाते रास्ते, एक बार आते रास्ते। ये 3 दफा इसका भी हो गया, और ये भी टकरा के नीचे आ जाएगी। ये दोनों यहाँ इंटरफेयर करेंगी, और ये इस तरह का पैटर्न नजर आएगा जो आपको नजर आ रहा है। दैट्स ऑल, ये इसकी सारी थ्योरी है। जो इसकी याद करने वाली चीज है, फॉर्मूला याद करना है, ये वाला, L = m λ/2।
यानी जब आप ये जो आपको बैंड नजर आ रहा है सामने, ये सामने में डायग्राम में देखो, ये जो एक डार्क या ब्राइट बैंड को जब आप मूव करते हो ना, तो ये टोटल फासला जो तय करता है वो λ/2 करता है। जितने बैंड गुजरेंगे उतने λ/2। एक चीज, एक और चीज, अगर हम मिरर को M1 को λ/4 मूव करेंगे, तो जो डार्क और ब्राइट के दरमियान डिफरेंस पैदा होगा, पाथ डिफरेंस, वो λ/2 हो जाएगा। क्यों? λ/4 एक से पड़ेगा, λ/4 दूसरी रे का पड़ेगा, दोनों का मिलके λ/2 हो जाएगा। ये भी एमसीक्यू आपका, नोट कर लो। बाकी नोट्स मिल ही जाएंगे आपको, वहां से नोट कर लेना। ये हो गया आपके पास। उसके बाद याद रखिएगा, आपकी जो प्रिसीजन है इसके अंदर वो 10⁻⁻⁴ मिलीमीटर होती है या 100 नैनोमीटर हो जाती है, ठीक है। अगर आपके पास लैम्डा 400 नैनोमीटर के इक्विवेलेंट हो, ठीक है। एक ये हो गया, एक छोटा सा न्यूमेरिकल नजर आ रहा होगा आपको। आपके पास लैम्डा गिवन है 588 नैनोमीटर मोनोक्रोमेटिक लाइट का, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड 0.233 मिलीमीटर है। आपसे पूछा जा रहा है इसके अंदर कि एल बता दें, टोटल जो आपके पास लेंथ है डिस्टेंस कवर्ड। अब आप देखें फॉर्मूला क्या आपके पास, आपने एम बताना है, एम एम और नंबर ऑफ फ्रिंजेस बतानी है। ये फॉर्मूला है, ये अरेंज किया, वैल्यूज पुट अप करके इसको सॉल्व करना है। तो ये 792 फ्रिंजेस टोटल गुजरी हैं इस दौरान। इस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं इसके, अगर आएंगे तो, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें आप एक और एमसीक्यू जो मैं आपको बता दूंगी, जब भी आपका एक, अभी बताया मैंने, ये फोर्थ में पढ़ाते हुए बता दिया, λ/2 फासला तय होता है। एक अगर आपका फ्रिंज गुजरती है आपकी आंख के सामने से, बताया था अभी थोड़ी देर पहले, तो ये आप नोट कर लें। बाकी एमसीक्यू आप देख लीजिएगा खुद से। डायफ्रैक्शन आ गई, बेंडिंग, लाइट की बेंडिंग, मुड़ना लाइट का। ये आपको ज्यादा बेहतर समझ आता है, नीचे की डायग्राम देखें जहां दो बच्चे खड़े नजर आ रहे हैं, ये वाली। कॉर्नर, अराउंड द कॉर्नर हम सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। वजह क्या है? साउंड, उसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है, और वो जो राउंड द कॉर्नर एजिस की मोटाई भी ज्यादा होती है, तो ज्यादा बड़ा वेवलेंथ होता है, इसे आराम से मुड़ जाता है। लाइट का मसला ये है, इसका वेवलेंथ बहुत कम होता है, 10⁻⁻10 मीटर, ये नैनोमीटर में, आम तो यंगस्ट्रॉम के अंदर होता है। उसकी वजह से ये ज्यादा बैंड नहीं कर पाती अराउंड द कॉर्नर, इसलिए अराउंड द कॉर्नर हमें नजर नहीं आता, सुनाई देता है, ठीक है। एक चीज ये देख लें जी, जो लैम्डा है ना, ये प्रोपोर्शनल टू होना चाहिए साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर डायफ्रैक्शन आपकी प्रोमिनेंट होती है, तो बेंडिंग है, डायफ्रैक्शन बेंडिंग है। इसके नतीजे में होता क्या है? शेडो बनता है, चीजों का शेडो बनता है, और इस शेडो बनने वाली प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं एक्सरे डायफ्रैक्शन में, ठीक है। एक चीज, ये कंडीशन आपने नोट कर लेनी है जो मैंने बॉक्स में बंद की हुई है, ऊपर इसकी डेफिनेशन है वो आपने पढ़नी है, ठीक है। ये हो गया। बाकी ये एग्जांपल्स हैं, ये आप कर भी लें ना भी करें, कोई फर्क इतना नहीं पड़ता आपको। तो इसके अंदर जो अब ये दो डिफरेंस आ गए जो मैंने पीछे आपको कहा था, डायफ्रैक्शन में। अब आप एक चीज देखो, डायफ्रैक्शन की डायग्राम देखो, ये ऊपर वाली, डायफ्रैक्शन जब भी होगी सिंगल स्लिट से होगी, डायफ्रैक्शन जब भी होगी सिंगल स्लिट से होगी, इंटरफेरेंस जब भी होगी डबल स्लिट से होगी, ये फर्क है। डायफ्रैक्शन जब भी होगी सिंगल स्लिट से होगी, सिंगल स्लिट में जब रेस बैंड करती हैं तो वेवलेट्स आगे पीछे होते हैं, फिर इन वेवलेट्स के दरमियान इंटरफेरेंस होती है, तब डायफ्रैक्शन पैटर्न बनता है। लेकिन जो डायफ्रैक्शन पैटर्न बनता है ना, वो बड़ा फिजी किस्म का होता है, धुंधला होता है, दरमियान में उसकी थिकनेस ज्यादा होती है ब्राइट बैंड की, और जो जो हम एजिस की तरफ जाते हैं ब्राइट बैंड की थिकनेस कम होती चली जाती है, जबकि इंटरफेरेंस के पैटर्न की थिकनेस यूनिफॉर्म एक जैसी रहती है। वो जो मैं अभी पढ़ा रहा था पीछे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसमें भी बेंडिंग हो रही है जी, डायफ्रैक्शन हो रही है, लेकिन वहां दो स्लिट्स हैं, S1 S2, तो उनसे दो अलग अलग जब वेव्स आती हैं कोहेरेंट, तो वो मिलके इंटरफेरेंस कर देती हैं, तो डायफ्रैक्शन पैटर्न वहां बनता नहीं, वहां इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। डायफ्रैक्शन हो रही है, बट पैटर्न जो बन रहा है वो इंटरफेरेंस का है। अगर एक स्लिट को छुपा दूंगा मैं, तब इंटरफेरेंस पैटर्न गायब हो जाएगा, डायफ्रैक्शन पैटर्न आ जाएगा। और अगर मैं वहां पर दो अलग अलग कलर यूज कर लेता हूँ, S1 के ऊपर मैं रेड फिल्टर लगाता हूँ, S2 स्लिट के ऊपर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मैं ब्लू फिल्टर लगा देता हूँ, इंटरफेरेंस होएगी नहीं, क्योंकि कोहेरेंट सोर्सेज की कंडीशन गायब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बात समझ आ गई होगी यहाँ तक? ये वो चीज थी जो मैंने वहां रखा था सवाल, उसका जवाब।
ये एमसीक्यू में आता है आपके। ये पिन पॉइंट करके बता रहा हूँ बातें जो आमतौर पे आपके इंटरेस्ट में आती हैं, आपको आनी चाहिए। बहुत सी बातें मैं बोल रहा हूँ, यहाँ लिखी हुई भी हैं, कुछ लिखी हुई नहीं है, अपने अल्फाज में नोट करते जाया करो। अच्छा जी, डायफ्रैक्शन थ्रू क्या नाम, नैरो स्लिट, इसमें से पढ़ने वाली बात है, इसकी इक्वेशन पढ़ने वाली है एक चीज, और थोड़ा सा जो कैलकुलेशन वाला हिस्सा है वो पढ़ने वाला है। डायग्राम में बता दूं, ये पैटर्न आपको नीचे नजर आ रहा होगा। डायफ्रैक्शन का दरमियान में आप देख सकते हैं ब्राइट बैंड बहुत ज्यादा उसकी थिकनेस है, ठीक है, और उसके बाद ऐसा ऐसा कम हो रही है, और ऐसा ऐसा जब जो जो आप जा रहे हैं साइडों पे डार्क बैंड की थिकनेस बढ़ती जा रही है। ये डायफ्रैक्शन पैटर्न की दोनों की डायग्राम नजर आ रही है, ठीक है। अच्छा, जो ऊपर वाली है ये सोडियम लाइट की है, तभी येलो कलर नजर आ रहा है, नीचे वाली डिफरेंट कलर्स के कॉम्बिनेशन है आपके पास जो नजर आ रहा है, ठीक, व्हाइट लाइट का है। अब देखो, जब आप इसमें फॉर्मूला ड्राइव करते हो तो वही डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, एन की वैल्यू 1 2 3, ये आपकी इक्वेशन है ऑफ डायफ्रैक्शन है फॉर सिंगल स्लिट। डेरिवेशन की तरफ जाने की जरूरत नहीं है आपको इतना, लेकिन ये होगी कैसे, हल्का सा मैं बता देता हूँ। ये जो आपके पास स्लिट होती है ना, ये वाली, इसका साइज होना चाहिए कंपेरेबल टू द वेवलेंथ, कंपेरेबल टू द वेवलेंथ। तो इसको यहाँ ऊपर की डायग्राम में देखो, इसको जरा बड़ा करके यहाँ बनाया गया, ठीक है, यानी इस तरह से बड़ा कर दिया। बहुत सारी वेव्स को देखा गया, उनमें से कुछ रेज उठा ली गई, वो रेस सारे की सारी ऊपर भी जा सकती थी, हमने नीचे वाली भी उठाई है सिर्फ, और यहाँ लेंस के ऊपर गिराया उनको, और लेंस ने उनको कन्वर्ज कर दिया एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अब ये वेव जो नीचे जा रही है, इनको वे यहाँ पर पेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना, तो ये हिस्सा इनका बराबर हो गया, और ये इसका पार्ट डिफरेंस आ गया, डी साइन थीटा। अब जारी बात है कंपेरेबल होना चाहिए तो टू वेव लेंथ, तो ये लैम्डा होना चाहिए। अगर मैं इसको आधा कर दूंगा तो ये लैम्डा बाय 2 होना चाहिए, तो वो डी बाय 2 कट जाएगा, और आधा करूंगा तो इधर डी बाय 4 होगा, उधर लैम्डा बाय 2 रहेगा, वो हल करके आ जाएगा आपके पास डी साइन थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा, फिर वो 3 4 5 6 चलता चला जाएगा, मतलब ये कि डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। बस ये फॉर्मूला याद करना है आपने, ये वाला, इसी के ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगे। अब ये देखो, जो असल चीज मैं बताने वाला था, ये सामने डायग्राम है, इसको देखो, क्या नजर आ रहा है, दरमियान में व्हाइट लाइट नजर आ रही होगी, ये बिल्कुल सेंटर में देखो, ठीक है। उसके बाद डार्क बैंड है, फिर आपको कुछ कलर नजर आ रहे हैं राइट और लेफ्ट, ठीक है। फिर एक और कलर का नजर आ रहा है राइट और लेफ्ट। अब n इज इक्वल टू 0, यानी कि जब आपका ऑर्डर आप ये ऑफ डायफ्रैक्शन 0 लेते हो तो ये व्हाइट बैंड होता है, जब ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन 1 लेते हो तो ये पहला कलर का कॉम्बिनेशन आ रहा है, ये राइट पे और ये लेफ्ट पर। इसमें आप देख सकते हो ये आपका जो है ब्लू कलर वो पहले है, रेड कलर आखिर में है, क्योंकि रेड कलर ज्यादा डायफ्रैक्ट हो रहा है, उसका लैम्डा ज्यादा है। इसी तरह यहाँ देखो, ये दूसरा ऑर्डर है, जो जो आपका ऑर्डर बढ़ता जा रहा है आपके जो बैंड्स की थिकनेस है बढ़ती जा रही है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसके ऊपर एमसीक्यू आते हैं। ग्रेटिंग, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होती है, नैरो स्लिट ही है, नैरो स्लिट ही है, सेम टू सेम वही चीजें हैं जो ऊपर देख के आए। शीशे की एक स्लैब ली जाए, उस पर बारीक बारीक लाइनें खींच दी जाए डायमंड पिन की मदद से, जिनके दरमियान फासला बहुत थोड़ा हो, इतना कम फासला हो, इतना कम हो कि वो वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो जाए, ठीक है। तो लाइट जब वहां से गुजरेगी, यानी कि एक जब लाइन हम रूल्ड कर देते हैं डायमंड पिन से, 2 लाइनें रूल कर दी तो 2 लाइनों के दरमियान में जो विंडो बची वो ट्रांसपेरेंट मीडियम है। जहां लाइन खींची है शीशे के ऊपर, वो जिस तरह शीशा काटने वाले लाइन से खींचते हैं, वहां से शीशा तोड़ देते हैं, काट देते हैं वहां से, वो जो लाइन से खींचते हैं वहां से लाइट नहीं गुजर सकती, 2 लाइनों के बीच में खाली जगह से लाइट गुजर सकती है। तो ये इस तरह की आपके पास ओपनिंग्स और क्लोजिंग शो हो जाएंगी, इसमें से लाइट रेज निकलेंगी तो डाइफ्रैक्ट होंगी, और ये डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग कहलाएगी। एक दो रूड लाइनों के दरमियान जो खाली जगह होती है थोड़ी सी, उसे ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं, स्मॉल डी, और उसका फॉर्मूला लेंथ ओवर नंबर ऑफ लाइंस होता है। लाइंस की तादाद 400 से 5000 लाइनें होती हैं पर सेंटीमीटर, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव है। आमतौर पे पर सेंटीमीटर की जगह पर मीटर चलता है, तो उसमें 1/n फॉर्मूला चलता है, ठीक है। फॉर्मूला वही है, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, ये वाला फॉर्मूला एक ही चलेगा जो ऊपर पढ़ के आ गया, डी
साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा या एम लैम्डा, एक ही बात है। ये लिखा हुआ भी इधर, ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं है। ये है जी आपके पास डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ये जो आपको नजर आ रही है सामने, डीवीडी, जो डीवीडी ड्राइव होती है, सीडी ड्राइव, उसके ऊपर कलर नजर आ रहे हैं, ये भी डायफ्रैक्शन की वजह से नजर आ रहे हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। इसमें ये इसके कुछ न्यूमेरिकल टाइप हैं, शॉर्ट क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन है, मैंने इनको इंक्लूड किया था नोट्स के अंदर के, ये इंपॉर्टेंट थे, पढ़ने वाले थे। जिस तरह ये वाला सवाल 9.8 का, इसमें वो कह रहा है कि आपके पास तीसरा ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर, इन दोनों के दरमियान रेशियो निकालनी है। तो हमने इन दोनों को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, 4/3 आंसर आ गया। इस तरह के सवाल बड़े आएंगे आपके मुख्तलिफ वैल्यूज के लिए, ठीक है। एक चीज, उसके नीचे 9.5 नजर आ रहा है ना आपको, ये न्यूमेरिकल है, 5 है, 7 है, 6, ये आपकी बुक के न्यूमेरिकल है। देखिए, सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम 38 डिग्री पे बनता है, ये 9.5 पढ़ रहा हूं मैं, ये वाला पढ़ रहा हूं न्यूमेरिकल। नॉर्मली फॉल करता है 90 डिग्री के ऊपर, ठीक है जी। 500 लाइनें हैं पर सेंटीमीटर, 5400 लाइन्स हैं पर सेंटीमीटर। तो कह रहा है वेव लेंथ निकालें, तो डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा का फॉर्मूला, लैम्डा के लिए हल करेंगे। डी की वैल्यू जो यहाँ लगेगी ना, डी की वैल्यू, अब ये देख लें, डी का वैल्यू लगेगी 1/n का फॉर्मूला। तो 1/n का मतलब क्या बनेगा, अब आपके पास 4 लाइन्स हैं आपके पास, ठीक है जी। अब ये लाइंस हैं पर सेंटीमीटर, इसमें ये चीज आपने नोट करनी है। पर सेंटीमीटर का मतलब होता है 1/सेंटीमीटर, यहाँ पे आएगा। इसको जब आप कन्वर्ट करोगे तो ऊपर आ जाएगा 100, यानी ऊपर 100 कर दोगे ना तो ये पर मीटर बन जाएगा। तो 5400 इंटू 100 इंटू 100, तो उससे आपका जवाब आएगा डी का, जो यहाँ पे लिखा हुआ भी है 1.85 हल करके 10⁻⁻6, ठीक है। तो वो वैल्यू यहाँ पुट अप करके आप हल करोगे। अब ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको कि आप कैसे, वो जो बचपन में हम विदाउट कैलकुलेटर कैलकुलेशन करते थे, वो अब आपने करनी है। प्रैक्टिस करोगे तो इन चीजों को आप मास्टर कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह बाकी न्यूमेरिकल है, इनको आप देखेंगे, लाजमन देखेंगे। फिर आ गई आगे वो एक्सरे डायफ्रैक्शन। एक्सरे डायफ्रैक्शन, ये दो साइंटिस्ट थे, हम एक तो WH ब्रैग, एक WL ब्रैग। 1914 में इन्होंने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था एक्सरे डायफ्रैक्शन का। इन्होंने ये बात देखी थी कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो होता है ना, इसके दरमियान जो गैप होता है या जो खाली जगह होती है, जिसे ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं, वो या लेटस का जो दरमियान, लेटेसिस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, ये असल में 10⁻10 मीटर के अलाउंग होता है। और ये 10⁻10 मीटर असल में आपकी एक्स रेज का वेवलेंथ होता है। यानी आम लाइट डायफ्रैक्ट नहीं हो सकती थी क्रिस्टल से, क्रिस्टलाइन लेटस से, उनके लिए एक्सरे यूज की गई। एक्सरे ने जब उनका शेडो दिया तो उस समय मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर पता लगा एक्सरे डायफ्रैक्शन के जरिए। ब्रैग्स इक्वेशन हमारे पास 2D sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा है। प्रूफ की तरफ मैं नहीं जा रहा, ना जरूरत है, वैसे यहाँ हुआ हुआ है, सामने सब कुछ बना हुआ है। एक डी साइन थीटा आता है राइट से, एक लेफ्ट पे जमा करेंगे 2D sin थीटा बन जाता है। एनीवे, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए ब्रैग्स इक्वेशन का। इस फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आ सकते हैं, आपकी बुक में हैं एक दो, मैंने यहाँ शामिल किए हुए हैं, तो वो आप पढ़ेंगे बस, ठीक है। बाकी ये एक्सरे डायफ्रैक्शन के जरिए आप लोग DNA टेम्परेचर निकाल सकते हो। डायफ्रैक्शन ऑफ रेडियो वेव्स के जरिए दूर दराज के इलाकों में जो पहाड़ी के पल्ले तरफ भी हो, आपका कम्युनिकेशन पहुंच जाती है। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से अगर आप डायफ्रैक्शन व्हाइट लाइट की करते हो तो कलरफुल बैंड्स नजर आते हैं आपको, ठीक है। और जो जो आप नंबर ऑफ ग्रेट स्लिट्स बढ़ाते जाते हो, आप देख सकते हो आपका डायफ्रैक्शन पैटर्न वाजे होता जाता है, ज्यादा ऑर्डर मिलते हैं, और उनके अंदर जो दो फिजीपन है, धुंधलापन कम होता चला जाता है, लेकिन वेट कम होती चली जाती है। ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं इसकी, ठीक है। बाकी आगे न्यूमेरिकल्स हैं, ये तो आपने पढ़े हुए भी हैं फर्स्ट ईयर में, नहीं पढ़े तो आप अब आपको पढ़ने पड़ेंगे। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन क्या कहता है, आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, व्हाइट लाइट हो गई या कोई भी हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसमें चाहे एक्सरेज हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है, जो भी है, ये इलेक्ट्रिको मैग्नेटिक फील्ड पे कंसिस्ट करती हैं। ये डायग्राम आपको नीचे नजर आ रही होगी, ये वाली डायग्राम की बात हो रही है, इसको टिक किया था मैंने। इसमें आपको ब्लैक कलर और ग्रे कलर नजर आ रहा है, एक को आप इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लें, एक को मैग्नेटिक फील्ड समझ लें।
तो ये सामने आपको जिस डिवाइस में से गुजर रहे हैं तो उसमें आपको नजर आ रहा होगा ब्लैक कलर के जो वर्टिकल वेवलेंथ्स है वो तो गुजर गए, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो ब्लॉक हो गए। इस तरह से आप सिर्फ एक प्लेन के अंदर वाइब्रेशन करने दो अपने इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड को, बाकी प्लेन्स को कन्फाइन कर दो, बंद कर दो, अलाउ ना करो, तो ये कहलाती है पोलराइजेशन। बस जिस डिवाइस के जरिए होती है इसे पोलराइट कहते हैं। ठीक है, इस पोलराइट को हम थोड़ा सा अगर रोटेट करते हैं, आधी रोटेशन करते हैं, तो 90 डिग्री का फर्क पड़ जाता है हमारे उसमें पोलराइजेशन के एंगल में। ये एक दो एमसीक्यूज के बनते हैं। पोलराइजेशन प्लेन भी होती है, जो सामने नजर आ रही है ये प्लेन पोलराइजेशन है। पोलराइजेशन और अनपोलराइज्ड लाइट में फर्क है। पोलराइज्ड का मतलब ये होता है कि उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो किसी एक प्लेन में वाइब्रेट कर रहे हैं, बाकी प्लेन में नहीं कर रहे। जबकि अनपोलराइज्ड लाइट के कंपोनेंट हर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे होते हैं। जिस तरह ये लाइट जो है, ये वाली शुरू वाली अनपोलराइज है, लेकिन ये बाद में आप देख रहे हो पानी की सतह से टकराने के बाद ये प्लेन पोलराइज हो गई है इधर भी, और रिफ्रैक्शन के बाद भी। अच्छा, रिफ्लेक्शन के बाद हुई है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और रिफ्रैक्शन के बाद हुई है वर्टिकल प्लेन में। ये भी एक थोड़ा सा फर्क है इसके अंदर। इसी तरह ये लाइट आ रही है टॉर्च से, यहाँ पर इस डायग्राम में ये जो नीचे आप देख सकते हो ऊपर वाली में, दरमियान वाली में डायग्राम ये वाली, ये अनपोलराइज्ड है शुरू में, उसके बाद पोलराइज आ रही है। ठीक है, मुख्तलिफ मेथड यूज होते हैं पोलराइजेशन के लिए। सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम सरफेस है, स्कैटरिंग है, डिफरेंट मेथड है, इनके सिर्फ नाम आने चाहिए आपको। ठीक। ऑप्टिकल रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन ये होती है कि जब हम अपने किसी क्रिस्टल, जैसा क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, जिस तरह आपका ये सोडियम क्लोरेट का क्रिस्टल है, इनको, इनमें से जब लाइट गुजरती है तो वो रोटेट हो जाती है, उसके जो कंपोनेंट्स है ना वो रोटेट कर जाते हैं। अब देखें, आपके पास क्वार्ट्ज क्रिस्टल हो गया, सोडियम क्लोराइड, ये टिपिकल एग्जांपल है। करते क्या है, जब इनको आप किसी भी व्हेन प्लेस्ड बिटवीन पोलराइट, आप कुछ क्रिस्टल या लिक्विड्स को रखते हो तो ये क्या करती हैं, आपकी प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को रोटेट कर देते हैं टू सम एक्सटेंट। इसके जरिए हम सॉल्यूशंस की ये चेक कर लेते हैं, कंसंट्रेशन चेक कर सकते हैं, सॉल्यूशन की कंपोजिशन चेक कर सकते हैं इसके जरिए। जिस तरह शुगर है, टार्टारिक एसिड है, ये सारे के सारे सॉल्यूशन ऑप्टिकल रोटेशन शो करते हैं। इनको ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस कहते हैं इनको। ठीक है, इसका एक एमसीक्यू है, वो मैं आपको यहाँ पर अगर 10:30 मुझे अभी नजर आ जाता है तो मैं आपको जरा उसको दिखा देता हूँ। चैप्टर नंबर 9 ये है जी। इसमें हाँ ये वाला एमसीक्यू नंबर 3 को जरा देख लें जरा। ये मैं चाह रहा था कि आपको पढ़ाते हुए बता दूं कि टोरमालाइन क्रिस्टल अगर एक एनालाइजर के तौर पे इस्तेमाल किया जाए और आप उसकी हाफ रोटेशन करते हैं तो नंबर ऑफ डी एक्साइटेशन कितनी होगी, एक, यानी कि 90 हाफ रोटेशन होती है आपकी, उसके ऊपर एक डी एक्साइटेशन आ गई। मतलब ये कि एक आपके पास इसके अंदर से जो प्लेन है वो पोलराइज हो जाएगी, एक प्लेन रह जाएगी, एक पोलराइज होगी। एक बार ये याद रखेंगे। फिर है कि एक पॉइंट सोर्स है, वो अपने प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस के सामने रखा है, तो रे जब उसमें से निकलेंगी तो प्लेन पोलराइज, यानी कि एक प्लेन में मूव करेंगी। नीचे डायग्राम नजर आएगी ये वाली, इसमें गुजरेंगी तो पैरेलल बीम बन जाती है। ये हमने अभी वो न्यूटन रिंग में भी देखी है ये पॉइंट। ठीक है, ये आप देख लें। फिर ये वाला पॉइंट आपको मैं बता दिया था, दिस वन, फेज डिफरेंस का, ये अभी बताया, ये आपके उसमें न्यूमेरिकल में है। बाकी न्यूमेरिकल है वो जब आप टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, बस इतना मैं दिखाना था इसमें से, ये टेस्ट में से न्यूमेरिकल दिखाए मैंने कि ये आपको आने चाहिए। ठीक है, लें जी आगे हमारे पास इसके अंदर आप आ जाए इधर। ये सब कुछ हो गया, हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है यहाँ पे आके। अब हम चैप्टर नंबर नेक्स्ट शुरू करते हैं, 1 मिनट है।